हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री की 9th क्लास का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये वाला जो पूरा चैप्टर है ये हिटलर के बारे में, और इसमें साथ ही साथ आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बारे में भी देखोगे। इस चैप्टर में हम हिटलर का राइज, इसका फॉल और उसकी जो भी सिचुएशन कंडीशन रही थी, उन सारी चीजों को डिटेल में आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को एक छोटी सी स्टोरी के साथ। सबसे पहले हमें एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी के साथ आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा नाजिज्म एंड द हिटलर, ये चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे एंड उस स्टोरी के साथ ही हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड उस स्टोरी के साथ हम इस चैप्टर को समझेंगे। द स्टोरी ऑफ हेलमेट। हेलमेट की स्टोरी है ये। तो ऐसा नहीं है कि जो हेलमेट था वो ही हिटलर था, दोनों बिल्कुल अलग है। ये हिटलर के टाइम में एक लड़का था छोटा सा 11 ईयर का, उसकी स्टोरी है। हेलमेट हिटलर नहीं था। कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो स्टोरी है हेलमेट की, हेलमेट ही आगे जाकर हिटलर बना था। तो नहीं, हेलमेट आगे जाकर हिटलर नहीं बना था। ये स्टोरी अलग है और हिटलर की स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी। ओके, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हेलमेट अलग था और हिटलर जो था वो बिल्कुल अलग था। तो हम किसी स्टोरी पढ़ रहे हैं हेलमेट की, जो कि जुड़ी हुई है हिटलर की स्टोरी से। जो मतलब रूलिंग टाइम था हिटलर का, उस टाइम पीरियड से ये स्टोरी जुड़ी हुई है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है और हम इस स्टोरी को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे जो राइज ऑफ हिटलर था उस टाइम पीरियड से। ठीक है, देखिए, अ 11-year-old जर्मन बॉय, एक छोटा सा बच्चा था। कितने साल का था? 11 साल का। 11 साल का छोटा सा जर्मन बॉय था हेलमन। वॉज लाइंग इन बेड, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। when he overheard his parents discussing something in serious tone, तभी वो लेटे लेटे क्या सुनता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे हैं और जो किस मैटर पे है, बहुत ही सीरियस मैटर पर। वो हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब जो हेलमेट है उसके मदर फादर दोनों ही आपस में बहुत ही सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं। हिज फादर, हेलमेट के जो फादर थे, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन। फिजिशियन थे, फिजिशियन मीन्स आप एक डॉक्टर समझ सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले। एक फिजिशियन थे। डेलिबरेटेड विद हिज वाइफ whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। तो उनके फादर ने अपनी वाइफ से जो बात करी, मतलब हेलमेट की मदर से जो बात करी, उन्होंने कहा देखो, अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम या तो मुझे अपनी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली को खत्म कर देना चाहिए, या फिर मुझे अकेले सुसाइड कमिट कर देना चाहिए। मतलब जो डिस्कशन हेलमेट ने सुना वो क्या था, वो लेटे लेटे ही अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था। जो बातें क्या कर रहे थे कि अब वो टाइम आ गया है जब या तो हम पूरी फैमिली मर जाएं या फिर मैं अकेले ही सुसाइड कर लेता हूँ। तो इतनी बड़ी बात एक फादर ने बोली खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली क्यों? कुछ तो ऐसा सीरियस मैटर होगा ना जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ी। और ये बोला कि अगर मैं पूरी फैमिली को नहीं मार सकता तो मुझे खुद को अकेले सुसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे, अब ये बात हेलमेट ने सुन लिया, उसके माइंड में ये बातें घूम रही है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ? ही टुक हेलमेट टू द वुड्स देयर वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग। तो नेक्स्ट डे उसके फादर ने कहा ऐसा है, चलो आज हम पिकनिक पर चलते हैं। फिर वो लोग वुड्स वगैरह गार्डन में गए, पिकनिक मनाए। वहां पर उन्होंने अपने बचपन के सॉन्ग्स गाए, खाया पिया, मतलब जो बहुत ही हैप्पी टाइम था ना वो स्पेंड किया। हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। फिर वो वापस आए, वापस आके फिर वो अपने ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खुद को शूट कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? खुद को शूट कर लिया। अब उनकी डेथ हो गई। हेलमेट रिमेम्बर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म। फिर हेलमेट ने क्या देखी? अपने फादर की एक ब्लडी यूनिफॉर्म देखी। फिर उसे उस रात की सारी बातें याद आ गई। उसके फादर की जो यूनिफॉर्म थी वो कैसी थी? पूरी की पूरी खून में सनी हुई थी। बर्न्ट इन द फैमिली फायर प्लेस। ठीक है, so traumatized that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that this mothers might poison him. तो उसने क्या करा?
उसके फायर प्लेस के पास उनकी डेड बॉडी वगैरह पड़ी थी, उसकी पूरी फैमिली वहां पर थी। एंड साथ ही उसने वो इतना ज्यादा ट्रोमोडाइज हो गया, मतलब इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं डिप्रेशन में चला गया, उसके माइंड में वही बातें घूम रही थी जो उसके फादर ने लास्ट टाइम पर करी थी। तो उसने क्या करा, उसने अपने घर पे खाना पीना सब छोड़ दिया। उसने 9 साल तक अपने घर पर कुछ भी नहीं खाया था। क्यों? उसका रीजन ये था, वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज या फिर इतना ज्यादा फेड हो गया था, डर गया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर ऐसा ना हो कि उसको खाने में पॉइजन मिलाकर दे दे और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस डर से उसने 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाया था। अब देखो ये जो पूरी सिचुएशन थी कि वो जो बच्चा था इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया, उसके फादर ने खुद को शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये सिचुएशन क्यों बनी? वो सिचुएशन इसलिए बनी थी, उसके फादर बोलते हैं कि जो हमने ज्यूस के साथ किया, जो हमने उन लोगों के साथ किया, बुरा किया है, अब वो लोग हमारे ऊपर दोबारा से रिक्रिएट करेंगे, तो वो हमारे ऊपर भी तो अटैक करेंगे जब जर्मनी हार जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो स्टोरी है ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। कब की है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद की ये स्टोरी है। तो जर्मनी, ये जो हेलमट के फादर थे ये नाजी के सपोर्टर थे, हिटलर को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने कहा जिन लोगों के साथ हमने बुरा किया है, अब आफ्टर हिटलर, जब हिटलर की डेथ हो जाती है, वो और उसके कुछ मिनिस्टर जाके अपने ही चैम्बर में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। हिटलर और उसके जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है दूसरों के हाथों से मरने से अच्छा हम खुद ही मर जाते हैं, तो वो लोग भी, हिटलर एंड उसके जो मिनिस्टर थे वो साथ ही जाकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो यही स्टोरी हेलमेट के फादर की भी। तो उनको लगता है कि अब जब हमारी पावर चली गई है, अब हमारी पावर जब चली गई है, तो जो जिनकी अब पावर आएगी तो हमने उनके साथ जो बिहेव किया वो भी तो हमारे साथ करेंगे, तो उनके हाथों से मरने से अच्छा है हम खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ये स्टोरी थी। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ऐसा क्या किया था जर्मन्स ने अदर पीपल्स के साथ में, जो लोग खुद ही सुसाइड करने के लिए रेडी हो गए थे। तो इस पूरे होल चैप्टर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीजें थी जो इन लोगों ने की थी, कि जर्मनी के लोगों ने की थी अदर्स पीपल्स के साथ में, कि उनको इतने ज्यादा वो डर गए थे उनकी पावर जाने के बाद कि वो लोग हमें मार देंगे। तो डिटेल में इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चीजें शुरू होती है, ये स्टार्ट होती है, ये है हिटलर, ये स्टार्ट होती है आपकी 1914 से 1918 के बीच की स्टोरी। ये वो टाइम पीरियड था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में खत्म हुई थी। एंड इसके बाद स्टार्ट होती है 1939 में और खत्म होती है 1945। और जो हिटलर था, हिटलर इस टाइम पीरियड में था 1939 से 1945 के बीच, मतलब इनके बीच। ये तो हिटलर के टाइम की वॉर थी। तो आफ्टर 18, जब वॉर फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हो गई थी, उसके बाद हिटलर आया था और उसने दोबारा जर्मनी को खड़ा किया अपने पैरों पर कि वो दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी हो गया। तो हिटलर ने आने के बाद ऐसी क्या क्या चीजें करी थी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जर्मनी की सिचुएशन थी क्या थी, तो वही करेंगे कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी की कंडीशन थी वो क्या थी। देखिए, नाजिज्म और नेशनल सोशलिज्म टोटलिटेरियन मूवमेंट लेड बाय एडोल्फ हिटलर, ये इसका पूरा नाम है, एज हेडेड ऑफ जर्मनी नाजिस पार्टी। जो एडोल्फ हिटलर था, जो हिटलर था, उसकी एक पार्टी थी नाजी पार्टी, 1920 से बनी थी और 45 तक ये चली थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते हिटलर की डेथ हो गई थी। तो 45 तक ये पार्टी चली थी और उसके जाते ही पार्टी का भी क्या काम, पार्टी भी खत्म हो गई पूरी की पूरी। नाजिज्म आइडियोलॉजी को शेप बाय हिटलर, जो नाजिज्म की आइडियोलॉजी थी वो किसको शेप देती है? हिटलर को। कि जैसा हिटलर का विश्वास है, जिन चीजों को हिटलर मानता था उन्हीं चीजों को नाजी आइडियोलॉजी भी मानती है। तो देखिए हिटलर क्या था, वो आप जो इसकी आइडियोलॉजी थी ना, वो नेशनल सोशलिज्म थी, राष्ट्रीय समाजवाद बोल सकते हो आप, नेशनल सोशलिज्म थी। उसके लिए मतलब देश ही सब कुछ है, जो करना है देश के लिए करना है, देश सब कुछ है। और उसके लोग जो उसकी बात मानते थे वो तो ठीक था, जो उसकी बात नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट जाते थे, वो उनको रहने लायक भी नहीं समझता था। तो नाजिज्म की आइडियोलॉजी ये थी, शेप बाय हिटलर बिलीफ इन जर्मन रेसिकल सुपीरियरिटी एंड द डेंजर ऑफ कम्युनिज्म। वो रेसिकल सुपीरियरिटी को मानता था कि जो जर्मनी है वही सुपीरियर है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। It rejected liberalism, democracy, the rule of law, and human rights, stressing instead the subordination of the individual
टू द स्टेट एंड द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू लीडर। तो यहाँ इसको यह था कि जो लिबरलिज्म है उसको रिजेक्ट कर देता है। ये लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। कंट्री में कैसे चलना चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए लीडर की, लीडर जैसा कहेगा लोगों को वही करना पड़ेगा। इंडिविजुअल, द स्टेट एंड द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू द लीडर, लीडर्स के जो ऑर्डर होंगे सभी लोगों को वो एक्सेप्ट करने होंगे। इट एम्फसाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड रेस इन द राइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू रूल द वीक। इन्हें एम्फसाइज किया था, इनइक्वालिटी करी थी जो वीक है उनके साथ में, ठीक है। इंडिविजुअली क्या थी, इनइक्वालिटी थी, सबके साथ सेम बिहेव नहीं किया जाता था। नाजिज्म वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। नाजिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसका ऐसे आइडिया थे जो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स दोनों के लिए एक फॉर्मेशन का काम किया था। तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमारे नाजिज्म आइडियोलॉजी का। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. जर्मनी ने अलाइज पावर को सरेंडर कर दिया था। उस टाइम पर दो पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी और एक अलाइज पावर थी। अलाइज पावर में रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। हाँ सॉरी, यूएसए था। रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, सॉरी यूएसए था। और सेंट्रल पावर में जो जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये तीन सेंट्रल पावर में थे। और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए ये एलाइज पावर में थे। तो जर्मनी ने क्या करा, 1945 में खुद को सरेंडर कर दिया था एलाइज पावर को, और एलाइज पावर वॉर में जीत गई थी। और ये सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल पावर वॉर में हार गई थी। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स, गोवेंस एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सोसाइटी कलेक्टिवली in his Berlin bunker in April। बर्लिन में जो उन्होंने खुद के लिए क्या, लोगों के लिए जो बंकर बनवाया था जिसमें लोगों को जान से मार दिया जाता था, उसी बंकर में खुद जाकर उनकी फैमिली और जो मिनिस्टर थे सबने जाकर क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया कि वो लोग बुरी तरीके से मारे, उससे अच्छा है हम खुद ही मर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर के लास्ट में एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरम्बर्ग वाज सेट अप टू prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity। और जो बाकी लोग बचे हुए भी थी, जो इंटरनेशनल मिलिट्री थी, जो बाकी लोग बचे हुए थे, उन्होंने क्या करा, जो नाजी के सपोर्टर थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि तुमने इंसानियत के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, इसलिए इन सभी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। सिर्फ कुछ ही लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, आई थिंक 11 लोगों को, बाकी सबको सिर्फ जेल में ही डाल दिया गया था। सबको, मतलब ऐसा तो नहीं अब आंख के बदले आंख ही ली जाएगी, ऐसा तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, तो ये चीज नहीं थी। सिर्फ कुछ को फांसी की सजा सुनाई गई थी, बाकी सभी को क्या, जेल में डाल दिया गया था, सबको जान से नहीं मारा गया था। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ genocider war which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। ये लोग मास मर्डरर थे। जर्मनी कैसा था, मास मर्डर था। मास मर्डर का मतलब एक साथ में बहुत सारे लोगों को ये मार दिया था। जो वहां के सिविलियंस थे उसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था, ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाता था, और जो इनोसेंट सिविलियन थी उनको मार दिया जाता था। नंबर्स ऑफ पीपल हु वर किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन ज्यूज। जो नंबर ऑफ पीपल इसमें मारे गए थे वो कितने थे, 6 मिलियन ज्यूज थे, और 2 लाख के करीब जिप्सी थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस है, 7,000 जर्मन्स थे हु वर कंसीडर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल। जिनको मेंटली और फिजिकली डिसेबल बोला जाता था उनको भी मार दिया जाता था। अभी किसी काम के तो रहे ही नहीं है तो इनको भी जान से मार दो। बिसाइड इननंबरल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और इननंबरल मतलब जिनका कोई डेटा ही नहीं है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको भी मार दिया जाता था। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various centers like Auschwitz। इनके लिए गैसिंग चैम्बर बना रखे थे, मतलब ऐसे रूम्स बना रखा था, उसमें गैस थी, लोगों को भर दिया जाता था और ऑन कर दिया जाता था। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लोग अपने आप ही मर जाएंगे, तो बहुत सारे गैस के चैम्बर बना रखे थे लोगों को मारने के लिए। द न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। सिर्फ उन्होंने क्या करा, जो इंटरनेशनल मिलिट्री थी उन्होंने सिर्फ 11 लोगों को डेथ दी, मतलब मारा, जान से मारा था, और बाकी के मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ।
बाकी के जो बचे उनको जेल में डाल दिया गया था। मतलब नाजी के जो बाद में बचे हुए लोग कुछ थे, उनमें सिर्फ 11 को ही जान से मारा था, बाकी को सबको जेल में डाल दिया। अब सबको नहीं मार सकते ना, फिर इसमें और हिटलर में और जो मिलिट्री फोर्स में क्या फर्क रह जाएगा, कोई डिफरेंस बचेगा? जब ये भी उसी तरीके से लोगों को मारेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ 11 को मारा और बाकियों को नहीं मारा। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutally and extent of their crimes. उनके क्राइम्स के लिए बहुत ही ब्रूचुअली तरीके से वो लोग बिहेव करते थे। इन लोगों ने भी किया, बट उतना नहीं जितना हिटलर ने किया था। The Allies did not want to be as a harsh or defeated Germany. और जो एलाइज थी वो उनकी तरह हार्श बिहेव नहीं कर पा रही थी जर्मनी के लोगों के साथ में, जैसा कि जर्मनी ने उन लोगों के साथ किया था, ज्यूज, पोलिश, जिप्सी इनके साथ किया था। ऐसा हार्श ट्रीटमेंट अलाइज पावर नहीं कर पाई थी, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जर्मनी हार गया था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई आफ्टर फर्स्ट, ये जो जितनी भी चीजें देखो मैंने भी आपको बताई, ये हिटलर के बारे में थी कि हिटलर ने किस तरीके से अपने यहाँ के लोगों के साथ बिहेव किया था, कि हिटलर जो था वो उसने कितने लोगों को मारा, ठीक है, कितने लोगों को मारा, किस तरीके से उनके साथ ट्रीट करता था। 1 लाख 2 लाख पॉलिश है, 1 लाख जिप्सी है, तो मतलब इस टाइप से बहुत सारे लोगों को उसने मारा, पॉलिश, जर्मन, अपोनेंट्स, डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। तो हिटलर के बारे में हमने जाना कि ये मतलब थोड़ा सा एक इंट्रो था कि जो चैप्टर था वो कैसे कैसे शुरू हुआ। अब हम डिटेल में चैप्टर शुरू करेंगे। ये कब के टाइम की बात थी? हिटलर के टाइम की बात थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात को भी हमने समझा। अब हमारा बर्थ ऑफ द वीमर, बर्थ ऑफ द वीमर क्या है? ये है हमारा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बर्थ ऑफ द वीमर क्या है? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाइनटीन 14 से 1918 में, देखिए 14 से स्टार्ट हुई थी, 18 तक चली थी। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इसमें थे, देखो, सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में जर्मनी था, और जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था और टर्की था। ये 3 क्या थे? सेंट्रल पावर में थे। और दूसरी तरफ थी आपकी एलाइज पावर, ठीक है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। कौन सी पावर थी आपकी? देखिए, सेंट्रल पावर थी, जर्मनी थी, और इसके अपोजिशन में कौन था? सेंट्रल पावर। इस साइड कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ठीक है। और दूसरी थी आपकी एलाइज पावर। कई जगह इसको एलाइड पावर भी बोला गया है। ये 2 पावर थी हमारे पास, वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। अब क्या था, जो ये सेंट्रल पावर थी ये वॉर को हार जाती है, डिफीट हो जाती है, एलाइज पावर जीत जाती है। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए एंट्री करता है, यूएसए, ठीक है, यूएसए एंट्री करता है 1917 में, ठीक है। यूएसए ने कब एंट्री करी? यूएसए ने एंट्री करी 1917 में। स्टार्टिंग से यूएसए नहीं था। अब यूएसए के एंट्री आते ही ये जो सेंट्रल पावर थी ये वॉर हार जाती है। यूएसए के आते ही सेंट्रल पावर वॉर हार जाती है। अब वॉर हारने के बाद में क्या होता है? अब देखो, ये वॉर हार चुकी है, एलाइज पावर वॉर जीत चुकी है। won the war, वॉर जीत चुके हैं ये। अब मुझे बताइए, अब जो सेंट्रल पावर थी, अब उनको सारी चीजें स्टार्टिंग में शुरू करनी पड़ेगी। देखो, जब भी वॉर होती है तो नुकसान किसी एक का नहीं होता, सभी का नुकसान होता है, सबका बराबर होता है ना डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो सबका बराबर होता है। जब ये पावर जीते तो इन्होंने कहा अब हम इन सेंट्रल पावर को जो कहेंगे उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि जो इन्होंने बोला कि जैसा वो कहेंगे उन्हें करना
पड़ेगा। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें बोली जो उन्हें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जर्मनी को सारी चीजें स्टार्टिंग से शुरू करनी थी, क्योंकि जर्मनी तो हार चुका था, सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका था। अब दोबारा से इसको स्टैब्लिश होने के लिए, खड़े होने के लिए चीजें स्टार्टिंग से शुरू करनी थी। बर्थ ऑफ द वीमर, अब वहां पर हुआ बर्थ किसका? वीमर रिपब्लिक का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लास्टेड फॉर 4 years, 4 साल के करीब अराउंड चली थी ये, एंड रिजल्टेड इन अलाइड पावर्स विक्ट्री, और रिजल्ट क्या निकला? जो अलाइड पावर थी वो जीत गई थी। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड, हारने के बाद, जर्मनी दैट लेड द अपोजिशन, जो उसकी अपोजिशन पार्टी थी लाइक सेंट्रल पावर, वाज हैड रिस्पांसिबल फॉर द लॉसेस। तो जर्मनी को हर चीज का रिस्पांसिबल बना दिया गया था, क्योंकि ये हारी हुई पार्टी थी। अब जीती हुई तो सारी चीजें उस पर थोप देगी ना, किस पे? जो हार गया है। जर्मनी मेड इनिशियली गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, और जर्मनी ने क्या करा? ऑक्यूपाई करा था फ्रांस पे और बेल्जियम पे ऑक्यूपाई करा था, बट फाइनली वो हार गए। However, the allies strengthened by the USA until 1970, फिर यूएसए ने एंट्री ली कब? 1970 पे, जो वॉर चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे ऑक्यूपाई कर लिया था, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। बट जैसे ही 1917 में यूएसए की एंट्री हुई, डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 98, फिर जर्मनी डिफीट हो गया, और 1918 में, नवंबर 1980 में वो वॉर जीत गए थे। जर्मन एम्परर विलियम हैड टू एब्डिकेट फ्रॉम हिज पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड मेनी सब्जेक्ट्स, और जो जर्मन जो एम्परर था उस टाइम विलियम थे। जर्मन उस टाइम जर्मनी नहीं, पूरा जर्मन एम्पायर था, बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जैसे मिलिट्री का सपोर्ट नहीं मिल पाया, अदर सब्जेक्ट्स के सपोर्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से ये वॉर हार जाता है। अब आफ्टर लॉस या फिर आफ्टर डिफीटेड, अब सारी प्रॉब्लम्स किस पे आ गई? जर्मनी के ऊपर आ गए। अब जर्मनी जब वॉर हार गया तो उसको क्या करना था? एक स्टार्टिंग करनी थी। अब उन्होंने ये था कि जी यार वॉर तो हम हार ही चुके हैं, अब हमें हर चीज की शुरुआत एक नई तरीके से करनी पड़ेगी, सारी चीज खत्म हो चुकी है, अब हम धीरे 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 खुद को ऊपर उठाने की दोबारा से कोशिश करेंगे। अब जो वो कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे होती है। एज अ रिजल्ट जर्मनी नेशनल असेंबली, फिर जर्मनी ने खुद से इलेक्शन का सिस्टम बनाया, दोबारा से हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उन्होंने क्या बनाई? जर्मन नेशनल असेंबली। क्या? जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, मेटेड वीमर। कहाँ बनी है? वीमर में बनी, इसलिए इसको वीमर रिपब्लिक भी बोला जाता है, वीमर एक जगह है। एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक, और ये इसमें वोटिंग राइट दिया गया है, सभी वोट दे सकते हैं। ये जो नेशनल असेंबली बनी है वोटिंग राइट के थ्रू बनी थी, मतलब सब वोट डाल सकते हैं। तो स्टैब्लिश हुई क्या? डेमोक्रेटिक पार्टी। वीमर रिपब्लिक कैसी थी? एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो जिसको सबने चूज किया था। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर था और कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑल द अडल्ट वोटर इंक्लूडिंग वुमेन गॉट द पॉलिटिकल राइट्स ऑन इक्वल बेसिस, यहाँ पर जो सारे अडल्ट वोटर ने इनको चूज किया था, और इसमें विमेन्स का भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट था, मतलब उस टाइम पर भी विमेन्स को वोटिंग राइट मिला था, और इक्वल बेसिस पे विमेन रिपब्लिक को चूज किया गया था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चूज किया गया था। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट था सभी के पास में, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो। देन ऑल द इलेक्टेड डिप्टीज लेजिस्लेटिव बॉडी सेट इन द जर्मन पार्लियामेंट फॉर रिजिस्ट्रेक, जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसको रिजिस्ट्रेक भी बोला जाता है। सब कहाँ मतलब जो इलेक्टेड जितने भी लोग थे वो कहाँ जाते थे? पार्लियामेंट में, जर्मन पार्लियामेंट, जिसे रिजिस्ट्रेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो ये है हमारा बर्थ ऑफ वीमर। कैसी वीमर का बर्थ? ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या है? एक नेशनल असेंबली है, या फिर ये कह सकते हैं लोगों के जरिए चुनी हुई एक गवर्नमेंट थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो लोगों के जरिए चुनी हुई एक क्या थी? वीमर रिपब्लिक एक गवर्नमेंट थी, जिसको किसने चुना था? खुद लोगों ने चुना था। अब वो नए तरीके से शुरुआत कर रहे थे ना, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक नई नेशनल असेंबली बनाई, और यहाँ से एक नई पार्टी बनी, क्या? वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, ये फ्रेजाइल थी। देयर वर टू डिफेक्ट्स इन द वीमर, बट इसमें दो प्रॉब्लम्स थे, दो डिफेक्ट्स थे। वो क्या थे? अभी हम उनको पढ़ेंगे। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स, वीमर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन था वीमर का, कुछ इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स थे, विच मेड इट अनस्टेबल, जिसकी वजह से वो ये अनस्टेबल बनी, एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप, और उसके बाद वो फाइनली डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज इनटू
डिक्टेटरशिप, अनस्टेबल थी, वल्नरेबल थी, जिसकी वजह से किसमें चेंज हो गई, डिक्टेटरशिप में। और जो इसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो इसके क्या थे, इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, वो क्या थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalition government. अब यहाँ पर क्या था, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन चलता था। अब देखो ये इसके क्या थे, ये डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से ये वीमर रिपब्लिक अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। वीमर रिपब्लिक अच्छे से काम कर पाती, बट उसकी दो प्रॉब्लम्स थी। पहली क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या था, जितनी भी पार्टी है, जितने भी लोग हैं, जैसे जर्मन है, ज्यूस है, जितने भी लोग हैं, मान लो जर्मनी को 20% वोट मिले, ज्यूस को 10% मिले, उसको 5% मिले, तो ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, तीनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। जिस वे में जिसको वोट मिले हैं उसी के वे में उनकी गवर्नमेंट बनेगी। तो ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से कौन सी गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट। जिसकी वजह से कौन सी गवर्नमेंट बनी, कोलिशन। अब कोलिशन गवर्नमेंट है, जब चार लोग हैं तो क्या कोई भी चीज अच्छे से काम कर पाएगी नहीं, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जो वीमर रिपब्लिक थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट थी, सब अपनी अपनी तरफ पुश करने में लगे हुए थे। और उसका दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, देखिए दूसरी प्रॉब्लम थी आर्टिकल 48। दूसरी प्रॉब्लम थी आर्टिकल 48। इसमें क्या था, इट गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। इसने प्रेसिडेंट को पावर दे रखी थी कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, सस्पेंडेड सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देगा, एंड रूल बाय डिक्री, और रूल जो बाकी के हैं वो डिक्री हो जाएंगे। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, थोड़े ही टाइम पीरियड में, द वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग एन एवरेज 239 डेज एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48। उसने कुछ ही टाइम में क्या देख लिया, 20 शॉर्ट टाइम में 20 बार तो जाकर ये कैबिनेट चेंज हो गया, ठीक है, 20 कैबिनेट्स हो गए, और 239 डेज जो लिबरल थे वो आर्टिकल 48 का यूज किया गया। तो मतलब काम करने से पहले ही चीजें चेंज हो रही है, पहले ही कोलिशन गवर्नमेंट है, तो चीजें सही तरीके से ना मैनेज नहीं हो पा रही थी वीमर रिपब्लिक से। द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, तो ये जो क्राइसिस थे ना ये मैनेज नहीं हो पा रहे थे, किससे, वीमर रिपब्लिक से। अभी क्राइसिस जब मैनेज नहीं हो पा रही थी तो वीमर रिपब्लिक काम कर पाएगी अच्छे से, नहीं कर पाएगी। तो वीमर रिपब्लिक अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, और लोगों ने इसके ऊपर मतलब ये बोल दिया कि वीमर रिपब्लिक अच्छी नहीं, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा बोला, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया, यार ये बेकार है, इसके बस की नहीं काम करना। विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, और इसको कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया था उस टाइम पर, बट बाद में तो मिल गया था। द वीमर रिपब्लिक डिसॉल्व अबाउट 20 डेज, वीमर रिपब्लिक 239 डेज में ही 20 बार रिजॉल्व कर दी गई थी, बन रही थी, फिर खड़ी होती, फिर दोबारा बनाई जाती, फिर हटाया जाता, फिर डिसॉल्व कर रहे थे, फिर बन रही थी, मतलब यही बार बार लगा हुआ था। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, हिटलर रोज टू पावर। तो इसी की वजह से, तो ये जो इकोनॉमी थी ना, पॉलिटिकल सोसाइटी, इसी की वजह से इतने ज्यादा क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस आए, ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्हीं सब के रीजन की वजह से हिटलर जो था वो राइज अप हुआ। यही रीजन बनने हिटलर के आने के और डिक्टेटरशिप के आने के। तो ऐसा क्या चीज, देखो दो पॉइंट्स तो आपने पढ़ लिए, आर्टिकल 48 जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में चली जाती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसमें जिसके जितने वोट होंगे उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सबको मिलाकर गवर्नमेंट बनेगी जिसके जितने वोट है उस प्रोपोर्शन में। तो इन्हीं के चलते ये जो वीमर रिपब्लिक थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई थी, और जिसका रिजल्ट ये निकला, क्या निकला, कि हिटलर आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं कि लोग वीमर रिपब्लिक के और ज्यादा अगेंस्ट क्यों चले गए। कुछ तो प्रॉब्लम ये देख लिया आपने, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल, सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का, सबसे मेन पॉइंट ट्रीटी ऑफ वर्सेल, क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करी थी, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। पहला एक ही पॉइंट हो गया, और दूसरा उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, उन डिफेक्ट्स की वजह से भी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। अब देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सेस क्या थी। अब मान लो मैं जीती हुई पार्टी हूँ, आप हारी हुई पार्टी हो, मैं जैसा आपको बोलूंगी आपको वैसा करना पड़ेगा। क्यों? ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन है नहीं है आपके पास, कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, तो जो मैं बोलूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हारे हुए हो।
और मैं जीती हुई पार्टी से हूँ, तो मैं जीती हूँ तो आपको तो सिंपल सी बातें करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। तो ट्रीटी भी वर्सेस एक उसी तरीके से आप समझ सकते हो। हाउएवर द पीस ट्रीटी एट वर्सेल, वैसे तो ट्रीटी हार से ट्रीटी हुई थी सबके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, टर्की के साथ, जर्मनी के साथ, सबके साथ हार्ड ट्रीटी साइन की गई थी, बट जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन की थी। एक पीस ट्रीटी थी कि दोनों में शांति बनी रहे, फ्रांस जीती हुई पार्टी ने करवाई थी। वीमर रिपब्लिक अनपॉपुलर, इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से ना जो वीमर रिपब्लिक थी वो अनपॉपुलर हो गई थी लोगों के बीच में। इस ट्रीटी की वजह से लोगों ने इसको पसंद करना मना कर दिया था, भाई बेकार है, तुम्हारे बस की नहीं है काम वाम करना, इस टाइप से लोगों ने कहा था। तो ऐसा क्या था इस ट्रीटी में, देखिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए। डेमोक्रेसी वाज यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया दैट टाइम, उस टाइम डेमोक्रेसी एक यंग आइडिया माना जाता था, बट फ्रेजाइल मतलब इतना चलने वाला आइडिया नहीं था। ट्रीटी ऑफ वर्सेस, ट्रीटी ऑफ वर्सेस जो थी वो एक हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी। पीस तो बनेगा दोनों के बीच में, सेंट्रल और अलाइड पावर के बीच में, बट साथ ही साथ हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी थी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, वीमर रिपब्लिक एंड द एलाइज, जो कि वीमर रिपब्लिक ने इस पे साइन कर दिए थे। इस ट्रीटी पर लोगों ने मना किया, बट फिर भी उन्होंने साइन करे। अब लोग ये कहते थे कि तुमने इस पे साइन क्यों करे, तुम्हें साइन नहीं करनी चाहिए थे, तुम्हें ये ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सब जो हम बर्बाद हुए हैं ना इस ट्रीटी की वजह से ही बर्बाद हुए। अब लोगों ने तो कह दिया कि तुम्हें ये ट्रीटी साइन नहीं करनी थी वीमर रिपब्लिक से, बट ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ, अगर वो ट्रीटी साइन नहीं करते तो कुछ और मिलता, तो उनको ये ट्रीटी साइन करनी ही पड़ी। अब लोगों को लग रहा है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी है, क्योंकि सारी गलती इनकी वजह से हुई है जो उसको हम भुगत रहे हैं, इसलिए लोग किसके, वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट हो गए थे। दिस ट्रीटी मेड जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जितनी भी उसकी कॉलोनीज को लॉस हुआ था ना, सबका किस पे चला जाता है, इस ट्रीटी पे, कि जर्मनी को जितना भी नुकसान हुआ है सब इस ट्रीटी की वजह से ही हुआ है। जर्मनी जो आज इतने लॉस में है, ये सब कुछ किस वजह से हो पाया है, इस ड्यू टू दिस ट्रीटी। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है किसकी वजह से, इस ट्रीटी की वजह से आई है। अब इस ट्रीटी में ऐसा था क्या, बताइए क्या था, तो देखते हैं। A tenth ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये जर्मनी है, इस जर्मनी की जो 10th ऑफ पॉपुलेशन है वो किसकी हो जाएगी अब, वो देखो कुछ तो मर गए, कुछ वॉर में डेथ हो गई, और बाकी कुछ जो एलाइज, सॉरी हाँ एलाइज पावर थी उसकी तरफ चले गए थे। 10th ऑफ इट्स टेरिटरी, 13% जो इसकी टेरिटरी थी वो भी जीती हुई कंट्री ने ले ली थी, लाइक फ्रांस ने ले ली थी। 75% इसके आयरन, 26% इसके कोल, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया इन सब ने आपस में बांट लिए थे। 75% इसका जो आयरन रिसोर्सेज थे वो ले लिए, 26% इसके जो कोल रिसोर्सेज थे वो ले लिए। क्यों ले लिए, जीती हुई पार्टी है, अब ये कंट्री पूरी मेरी है, चाहो तो मैं आधा लूं, चाहे तो मैं सारा थोड़ा लूं। एट द एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी वीकन इट्स पावर, जर्मनी की पावर को वीक करने के लिए एलाइड पावर ने डिमिलिटराइज कर दिया कि अब कोई भी मिलिट्रीज तुम्हारे यहाँ नहीं होगी, बिना मिलिट्री के रहोगे, बिना आर्मी फोर्स के रहोगे। क्यों, क्योंकि उनकी पावर को वीक करना था, कल को ऐसा ना हो जर्मनी दोबारा से खड़ा हो जाए और दोबारा से खड़ा होकर हमारे साथ क्या लड़ाई करने लग जाए, तो इसलिए उन्होंने डिमिलिटराइज कर दिया, खुद को सेफ भी तो रखना था। जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी डैमेज हुआ था, जितना भी डैमेज हुआ था, सफर्ड बाय द एलाइड कंट्रीज, वैसे सफर तो दोनों ने किया था, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर ने, बट उसके बाद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ सब किसके सर फोड़ दिया गया, जर्मनी के। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सबका भुगतान अब तुम ही करोगे, जितना भी डिस्ट्रक्शन तो दोनों का हुआ है, किसी एक का तो होगा नहीं, दोनों का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब दोनों के डिस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, जितना भी नुकसान हुआ है सारा का सारा किसने करा है, जर्मनी ने, सबका भुगतान तुम करोगे, तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ठीक है। जर्मनी बिकम लायबल टू पे कंपेंसेशन ऑफ अमाउंटिंग टू 6 बिलियन, 6 बिलियन यूरो ये उनको पे करने थे, ठीक है। 6 बिलियन का जो पैसा था ये जर्मनी को पे करना था, किसको, एलाइड पावर को। एलाइड एक जीती हुई पार्टी थी, तो एलाइड पावर को ये सारा पैसा पे करना था। क्यों, क्योंकि वो एक जीती हुई पार्टी थी। द रिसोर्सेज रिच रेनिलैंड टू जर्मनी वाज ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड आर्मीज, रेनिलैंड जो जगह थी जहां इंडस्ट्रीज थी वो भी बाद में एलाइड पावर ने अपनी आर्मी के कब्जे में कर ली थी, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, पूरे रिसोर्सेज नहीं लिए थे बट कुछ रिसोर्सेज उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। मतलब एक तरीके से अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो जर्मनी के रिसोर्सेज हो गए, डिमिलिटराइज हो गया था,
उन पे फाइन भी लगा दिया गया था। ये सारा किसने किया था? जो फ्रांस को बोल सकते हैं हम, जो अलाइड पावर जीती हुई पार्टी थी, उसने जर्मनी के साथ ऐसा किया था। डिमिलिटराइज इसलिए किया ताकि वो कमजोर पड़ जाए और दोबारा अपने पर ना निकाल सके। अब ये सारी सिचुएशन थी, ये क्यों हुई? क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने उस ट्रीटी पर साइन किए थे। तो लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल के इसलिए अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि उनको नहीं पसंद आ रहा था कि तुमने उस पर साइन क्यों करे। अगर तुम उस पर साइन नहीं करते तो आज हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब उनको इन सबका भुगतान भी तो करना है, जो उन्होंने यहाँ पर चीजें देखी हैं वो उनको पे भी तो करनी है। तो इसी के चलते तो उनको लगा कि सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? वीमर रिपब्लिक की। वीमर रिपब्लिक ने ही हमारी हालत ऐसी की है। द सोशल इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब देखो सोशल इफेक्ट क्या पड़े। अभी तक हमने नेशनलिज्म बोल रही हूँ, नाजिज्म के बारे में पढ़ा कि आइडियोलॉजी क्या थी हिटलर की, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर का बर्थ कैसे हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ा था। बट अब हम यहाँ देखेंगे जो उसका सोशल इफेक्ट था ना, वो क्या पड़ा था। वॉर का जो सोशली सोसाइटी पे इफेक्ट जो पड़ा था, वो क्या इफेक्ट पड़ा था। द वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली और जो फाइनेंशियली जो इफेक्ट पड़ा था बहुत ही बुरा पड़ा था दोनों पे। पूरे जो कॉन्टिनेंट था, सेंट्रल पावर हो अलाइड पावर हो, पूरे कॉन्टिनेंट पे इसका बहुत ही बैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक रेसेंस। There was a time when Europeans used to be creditor, but after World War I, almost all European nations become debtors. अब पहले यूरोप क्या कहता है? पहले उनकी इकोनॉमी कैसी थी कि हम लोगों को कर्ज देते थे, अब हम लेने वाले बन गए। पहले हम लोगों को लोन देते थे, अब हम क्या बन गए हैं? लोन लेने वाले, डेप्टर्स बन गए हैं। पहले क्रेडिटर्स थे, देते थे, और अब लेने वाले बन गए। तो ये सिचुएशन हो गई थी किसकी? यूरोप की। पहले देते थे, अब उनको लोन लेना पड़ रहा है। मतलब कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई, क्योंकि पहले तो अब उनको क्या इंप्रूव करना है? पहले तो देश की कंडीशन इंप्रूव करनी है। जर्मनी की जितना नुकसान हुआ अपना तो नहीं करना है, साथ में जो बाकी अदर देश हैं, अदर कंट्री है, उनका भी क्यों करना है? क्यों? क्योंकि सारे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी के सर आ गई थी ना। पब्लिक ह्यूमिलेशन एंड डिसग्रेस। द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक, इन्फेंट मतलब जो वीमर थी अभी अभी स्टार्ट हुई थी, was being made to pay for the sins of the old empire. अब वीमर रिपब्लिक तो अभी बनी थी, पहले की तो नहीं थी। जो पहले पाप किए थे, जो पहले सिंस थे, जो पहले गवर्नमेंट थी, उनके जो सिंस थे, उनकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका सबका भुगतान किसे करना पड़ रहा था? वीमर रिपब्लिक को। इन्फेंट थी, अभी अभी बॉर्न हुई है, ठीक है। वीमर तो पहले नहीं थी ना, ये सिचुएशन वीमर की वजह से तो नहीं आई, बट पे सबको किसको करना है? वीमर्स को। मतलब जो पहले के किए हुए लोगों का काम था वो सब किसके सर आ गया? वीमर रिपब्लिक के। द रिपब्लिक हैड टू कैरी द बर्डन ऑफ वॉर। अब इसका जो बर्डन था वो बहुत ही हार्डली उसको कैरी कर पा रही थी। गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन, जो गिल्ट था, जो नेशनल ह्यूमिलेशन था, also it become financially crippled as it had to compensate for their losses. अब उसको जो फाइनेंशियली क्रिपल्ड थी, फाइनेंशियली उसको जो लॉसेस हुए थे उसको अभी कंपेंसेट देना था। जो भी लॉस हुए थे 6 बिलियन के अराउंड उसको कंपेंसेशन देना था। स्टफ इन द बैक मिथ इन जर्मनी, और कुछ मिथ भी थे। कैसे? those people who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholic and Democrats, become easy targets of attack in the conservative nationalist circles. जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वो साफ साफ कहते थे ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? कैथोलिक डेमोक्रेट्स की वजह से सारी चीजें, ये जो सोशलिस्ट थे कैथोलिक डेमोक्रेट्स की वजह से आज ऐसी सिचुएशन आई है। जो एक कंजर्वेटिव है, अगर ये ऐसे नहीं होते तो हमारे कंट्री की सिचुएशन ऐसी नहीं होती। They were mockingly called the November criminals. इन लोगों को सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स और ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनको क्या बोला गया? नवंबर क्रिमिनल्स। क्योंकि सिचुएशन नवंबर में खत्म हुई थी ना वो, तो उनको कर रहे थे कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। किन लोगों का? जो ये वीमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे वो कहते थे सारी चीजें इन लोगों की वजह से हुई है, और उनको क्या बोला गया? नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। क्या बोला गया इन लोगों को? नवंबर क्रिमिनल्स, जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी को। और देखिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रेंच लाइफ, उनकी एक लाइफ कैसे ट्रेंच सी बन गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
First World War had left a deep imprint on European society and polity. उनकी पॉलिटी पे, उनकी पॉलिटिक्स लाइफ पे और उनकी सोसाइटी पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, वो एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट छोड़कर गई थी, इम्प्रिंट छोड़कर गई थी, अपनी छाप छोड़कर गई थी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियन। अब क्या था, डिमिलिटराइज कर दिया, तो जो सोल्जर्स थे अब वो क्या काम करेंगे, एक नॉर्मल सिविलियन बन गए थे, क्योंकि सोल्जर्स तो अब वो रहे नहीं, क्योंकि कंट्री को क्या कर दिया, डिमिलिटराइज कर दिया था। तो सोसाइटी कैसी बन गई थी, वो लोग भी एक नॉर्मल सिविलियन बन गए थे। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to aggressive, strong and masculine. अब लोगों को जरूरत थी, जो पॉलिटिशियन थे वो चाहते थे कि लोगों में अग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलिन हो, मतलब ऐसे हट्टे कट्टे लोग हो, तभी तो आगे जाके काम करेंगे। ऐसे लोगों की अब जरूरत थी, अब दोबारा स्टैब्लिश कर रहे थे ना, तो अब ये लोग नॉर्मली घूम रहे थे। The media glorified trench life, however, the reality was that the soldier led very miserable life in these trenches. ये जो ग्लोरीफाइड, मतलब मीडिया ग्लोरीफाइड दिखा रही थी, बट उनकी लाइफ बहुत ही ट्रेंच लाइफ थी, बहुत ही अच्छी रही थी। जो सोल्जर्स थे वो छुप के अपनी लाइफ को जी रहे थे, बस मतलब बस जी रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है, बस चल रही थी, ठीक है, नॉर्मल, हर चीज की प्रॉब्लम ही थी। Aggressive war propaganda and honor became central stake in public sphere. पब्लिक को शेप देने के लिए अब उनका प्रोपोगंडा क्या बन गया था, अग्रेसिव प्रोपोगंडा, मतलब लोग गुस्से में रहते थे। पॉपुलर सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, अब जो कंजर्वेटिव थे वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लगे थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था कंजर्वेटिव्स को कि वो डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट करे, क्योंकि लोगों ने विमर रिपब्लिक को तो सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो भी सिचुएशन हुई है वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो जो हुई सो हुई। अब जर्मनी ने उनके साथ वर्चुअल ट्रीटी साइन करके हमारी हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, तो लोग कंजर्वेटिव और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लग गए थे। क्योंकि अगर कोई कहता ना उनके सामने डेमोक्रेसी, कहते क्या ये डेमोक्रेसी बिल्कुल बेकार है, तो उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, तो उनको डिक्टेटरशिप पसंद आ रही थी। रीजन है हमारे पास वैलिड कि क्यों आ रही थी, तो ये आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया व्हिच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप, क्योंकि जो डेमोक्रेसी थी वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाई थी यूरोप में, इस वजह से वहां के जो लोग थे वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी पसंद कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। वीमर रिपब्लिक्स बर्थ एंड चैलेंजेस, वीमर रिपब्लिक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। पॉलिटिकल इफेक्ट्स, रेडिकलिज्म, वीमर रिपब्लिक बिगेन व्हेन स्पार्सिट लीग, वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में एक नई पार्टी बनाई गई, स्पार्सिट लीग, जो कि पूरी तरीके से जो रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी थी, सेम उसी आइडियोलॉजी पर जो स्पार्सिट लीग थी वो काम कर रही थी। मतलब वैसे तो इसका हम दूसरी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्पार्सिट लीग की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल किसकी तरह थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह। कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी, जो रशिया में थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम पर। ओके, याद होगा थोड़ा सा रशिया एंड सोशलिज्म वाला चैप्टर। पीपल फॉर्म वर्कर एंड सेलर्स ग्रुप कॉल्ड सोवियट्स इन मेनी सिटीज, जो पीपल थे फॉर्म कर रहे थे वर्कर्स को, सेलर्स को ग्रुप में, सोवियत के बहुत सारे सिटीज में। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, तो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उन्होंने बर्लिन का जो चार्ज था वो किस तरीके से दिया, सोवियत स्टाइल में डिमांड करा, किस स्टाइल में, सोवियत गवर्नमेंट के स्टाइल में। Those opposed to this like the socialist democrats catholic made in Weimar to give shape to democratic republic, तो जो डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, जब ये वीमर रिपब्लिक में मिले या फिर पार्लियामेंट में मिले, तो उन्होंने इस डेमोक्रेसी रिपब्लिक को डिनाई कर दिया। उन्हें लग रहा है यार ये सही नहीं, इसको शेप देने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो वीमर रिपब्लिक को क्रश किया गया, अपराइज किया गया विद द हेल्प ऑफ अ वॉर। वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल फ्री क्रॉप्स, उनको क्या बोला गया, फ्री क्रॉप्स बोला गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ रहे थे सोशली उनके, पॉलिटिकली, ठीक है। हाँ, अब यहाँ हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखेंगे। द स्पार्सिट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, जो स्पार्सिट लीग थी वो किसकी तरह बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बनी। दिस लेड टू अ बिटर डिवाइड, इसमें छोटी चीजों को डिवाइड किया गया, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, किसमें डिवाइड होगा, कम्युनिस्ट में और सोशलिस्ट में, टू यूनाइट अगेंस्ट
हिटलर। और फिर ये दोनों ही मिलकर एक साथ काम करने लगे, किसके अगेंस्ट में? हिटलर के अगेंस्ट में। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इंक्रीज ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इंक्रीज हुआ कब? इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम आया कब? 1923 में। जर्मनी हैड फाइनेंस मच ऑफ द वॉर थ्रू लोन्स एंड वॉर्स रिक्वायर्ड टू पे वॉर रिप्रेशंस इन गोल्ड विच ड्रेन इट्स गोल्ड रिजर्व। अब क्या था, जर्मनी को पे तो करनी थी, चीजें करनी थी, नहीं करनी थी, जो वर्सेस ट्रीटी में साइन हुआ था वो सारी चीजें उनको फुलफिल करनी थी। तो क्राइसिस का टाइम क्या आया, जो गोल्ड था इनके पास में वो सारा खत्म होने की कगार पे आ गया, क्योंकि लोन दे दे के इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, जो रिजर्व गोल्ड था वो भी एक तरीके से खत्म होने लगा था। When Germany refused to pay in 1923, अब कुछ भी नहीं बचा तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा है भाई अब हम तुम्हारा लोन वोन नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं है पैसे वैसे, साफ इन्होंने मना कर दिया अलाइड पावर को कि जो करना था हम कर चुके हैं, अब हमारे बस की नहीं है, अब हम तुम्हें कोई भी पैसा कोई भी लोन तुम्हारा नहीं चुका पाएंगे। कब रिफ्यूज करा? 1923 में। द फ्रांस ऑक्यूपाइड द रूरल इंडस्ट्रियल एरिया टू सीज कोल। अब उन्होंने कहा ऐसा है, अगर तुम लोन नहीं दोगे तो ना हम तुम्हारी सारी जमीन हड़प लेंगे, अगर तुम लोन नहीं भरोगे तो हम तुम्हारी सारी जमीन हड़प लेंगे। तो उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का, जो उन्होंने वहां का जो सीज कोल जो था उसको सीज कर लिया। पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तुम्हारा इंडस्ट्रियल एरिया पूरी की पूरी तरीके से हड़प लेंगे। ये किसने करा? फ्रांस ने। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने उनका जो फाइन था वो देने से मना कर दिया था। अब क्या हुआ? राइजिंग आइडिया एंड मनी ट्रबल। अब और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मतलब जो थोड़ा बहुत उनके पास खाने पीने के लिए चीजें थी, जहां से उनका डेवलपमेंट हो रहा था, वो चीजें भी फ्रांस ने अपने कंट्रोल में कर ली थी। अब जर्मनी के पास कुछ ही नहीं बचा, अब लोन जो बचा था वो तो देना ही है, अब जो रिसोर्सेज थे वो भी चले गए। अब क्या हुआ? जर्मनी रिस्टोर टू पैसिव रेजिस्टेंस एंड स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी विदाउट रिस्ट्रेंट रिजल्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मन के ऐसा नोट छापेंगे दबादब, जर्मनी ने नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। अब जर्मनी ने क्या करा? नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? नेगेटिव आया, हाइपर इन्फ्लेशन है। कैसे? अब मान लो मेरे पास एक ये पेन है, आपके पास भी 100 रुपए, आपके फ्रेंड के पास भी 100 रुपए, अब दोनों को ये पेन चाहिए। ये पेन वैसे तो 5 रुपए का है, बट आप बताओ किसको ये पेन चाहिए? आप बोलोगे मैम 5 का, मैं आपको 10 रुपए दूंगी, आप मेरे को दे दो। वो कहेगा मैं 15। तो कभी भी अगर आपको लगता है ना कि हम पैसा बहुत सारा छाप दें और हम चीजें कुछ भी खरीद सके, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि ज्यादा पैसे होने से सबके पास पैसा होगा, पैसा होना इनफ नहीं है। इनफ है कि आपके पास जो गुड्स हैं वो कितने हैं। पेन तो मेरे पास एक ही है, अब जो इसकी ज्यादा वैल्यू देगा वो ये पेन ले लेगा। तो एक 5 रुपए वाले पेन की जो प्राइस है वो 100,000 तक भी बढ़ सकती है, क्योंकि चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर गुड सप्लाई वाला फॉर्मूला काम करेगा। मनी है सबके पास बट गुड्स नहीं है, तो पेपर नोट छापने का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, चीजों के प्राइस जो थे वो आसमान छूने लगे। लोग एक ब्रेड तक का पैकेट ले जाने के लिए ना पूरा बैग भर भर के पैसे लेकर जाते थे, उसके बाद एक ब्रेड का पैकेट लेकर आते थे। तो उसकी जो वैल्यू थी ना, जर्मनी की जो करेंसी थी, उसकी वैल्यू अपग्रेड नहीं हुई, और ज्यादा डाउन चली गई। बाकी अदर कंट्री के कंपैरिजन में और ज्यादा क्या हो गई? डाउन हो गए। फिर सिचुएशन आया हाइपर इन्फ्लेशन की, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत जर्मनी की हो गई। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क प्लमेटेड ड्रामेटिकली। अब उसका जो जर्मनी मार्क कर गया बिल्कुल ड्रामेटिकली इतना डाउन हो गया कि अब उसके पास कोई होप ही नहीं बची। फिर अप्रैल में यूएसए डॉलर वाज इक्वल 24,000 मार्क्स इन जुलाई, ठीक है, 3,53,000 मार्क्स इन अगस्त, 4 लाख क्यों होगा, 4,06,21,000 मार्क्स एंड 98,860,000 मार्क्स बाय दिसंबर। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, मतलब ये ट्रिलियन से पहुंच गया था। ये डॉलर की करेंसी थी जो जर्मनी की करेंसी से लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। ये किसकी करेंसी थी? ये जर्मनी की सॉरी, ये डॉलर था अमेरिका की करेंसी, और जर्मनी की करेंसी इस अमाउंट में बढ़ रही थी। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, प्राइस ऑफ गुड्स शोड। अब जैसे ही क्या होता, जो प्राइस थे वैल्यू उसके डाउन होती जा रही थी और बाकी की बढ़ती जा रही थी, तो गुड्स की प्राइस भी बढ़ रहे थे।
The crisis came to be known as hyperinflation, a situation when price rise phenomenally high. ये उस हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली हाई होते हुए चले जाए और आपकी जो मनी है उसकी जीरो के बराबर वैल्यू पहुंचने वाली हो तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो ये टाइम पीरियड आया था इकोनॉमिक क्राइसिस का, कहां पर? जर्मनी में। हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर अमेरिका का रोल क्या था जब यह क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो इसमें अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया? देखिए, एंड अमेरिकन इंटरवेन and bailed Germany out of crisis by introducing the Davos Plan, which revoked the terms of reparation of easy the financial burden of Germans. अब जर्मनी का ऐसा है, भाई देखो जर्मनी तुम्हारी कोई तो हेल्प कर नहीं रहा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके लिए एक डावोस प्लान बनाया जर्मनी के लिए। उन्होंने क्या करा, एक डावोस प्लान इंट्रोड्यूस करा। इस डावोस प्लान के थ्रू वो जर्मनी उनकी हेल्प कर रहा था, फाइनेंशियली जो बर्डन था जर्मन के ऊपर उसको कम करने की कोशिश कर रहा था। डावोस प्लान क्या था? जर्मनी हेल्प विद डावोस प्लान। नोट चार्ल्स डी डावोस एंड अमेरिकन बैंकर्स played a key role in creating and promoting the Davos plan to help Germany's economic recovery. उसकी रिकवरी करने के लिए जर्मनी की इन्होंने एक डावोस प्लान बनाया और इस प्लान में क्या था? डावोस प्लान चेंज हाउ जर्मनी पेड डेब्ट्स, कि जर्मनी किस तरीके से अपना जो लोन है, जो डेब्ट है वो कंप्लीट करेगा। मेड थिंग इजियर, उन्होंने चीजों को इजी करने की कोशिश करी। थिंग्स गॉट बेटर, इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड। तो जर्मनी को वो पैसा देते थे और जर्मनी क्या करता था, अपना लोन चुकाता था। फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, अब डिप्रेशन का टाइम आ गया, ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ईयर ऑफ डिप्रेशन कैसा है? फ्रॉम 1924 से 1928 तक थिंग्स सीम काम बट द फाउंडेशन वाज वीक। जो चीजें थी वो धीरे धीरे सही होने लगी, जो बट उसका जो फाउंडेशन था वो वीक पड़ गया। जर्मन के जो इन्वेस्टमेंट था, इंडस्ट्रियल रिकवरी होने लगी बट टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड हो गई। और शॉर्ट टर्म लोन उन्हें कौन प्रोवाइड करा था? डावोस प्लान के थ्रू अमेरिका। अमेरिका उनको छोटे छोटे से लोन देता और छोटे छोटे लोन्स अपने चुकाते हुए जाते थे। लार्जर फ्रॉम द यूएसए दे रहा था और जिसकी वजह से वो उनका लोन अपना चुका पा रहे थे। तभी सडनली कुछ हो जाता है, कहाँ? अमेरिका में। यूएसए में कुछ हुआ, क्या हुआ? बिग क्रैश ट्रिगर्स ट्रबल्स। 1929 24 से 28 तक उन्होंने उसको शॉर्ट लोन दिए, शॉर्ट टर्म में लोन दिया और उस लोन से वो अपना कर्जा जो डेब्ट था उसको रिकवर कर रहा था। बट 1929 में समथिंग एज हैपेंड। व्हाट इज द हैपन? In 1929, the USA experienced a major crash known as the Wall Street Exchange crash. जर्मनी में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाता है, मतलब जो उसकी शेयर मार्केट थी वो डाउन हो जाती है और जिन भी लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा होता है वो सब वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का पूरा कोलैप्स हो जाता है, अमेरिका की मार्केट गिर जाती है। अब अमेरिका की हालत भी कंगालों वाली हो गई, ना मेरे पास पैसा तो मैं तुझे कहां से दूं, वो वाली सिचुएशन आ गई। ठीक है। Fearing a fall प्राइस डाउन होने लगे। पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, लोग अपने शेयर सेल करने लग गए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 3 मिलियन शेयर वर सोल्ड। 24 अक्टूबर को 1929 में 13 मिलियन जो शेयर थे वो बेचे गए थे अमेरिका में। दिस सडन इवेंट कॉज्ड पैनिक सेलिंग एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये जो टाइम पीरियड था, जो शेयर्स का सेल होना एक पैनिक चीज थी जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब जो अमेरिका खुद लोन दे रहा था, अब उसकी हालत खुद लोन लेने वाली हो गई। ठीक है। अब वो जर्मनी जो कि पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड था, उसकी तो और ज्यादा खराब हो गई हालत। अब यहाँ दो कंट्री है साथ में और दोनों की हालत खराब थी। फैक्ट्रीज शट डाउन हो गया, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर्स को बैडली हिट हुआ एंड स्पेक्युलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम मार्केट्स। जिन लोगों ने पैसा लगाया था सब पैसा अपने पास निकाल कर रखने लगे। अब जब गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है, जब अमेरिका के पास ही पैसा नहीं है, तो वो जर्मनी को कहां से देगा? जर्मनी खुद कंगाल हो गया, सॉरी अमेरिका खुद कंगाल हो गया, और वो जर्मनी को लोन कहां से प्रोवाइड कराएगा? तो ये वो टाइम पीरियड था जो एक ग्रेट डिप्रेशन का फॉर्म बन गया था। अब दोनों की हालत खराब, ना अमेरिका की हालत सिचुएशन अच्छी और ना ही जर्मनी की। अब जर्मनी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? दिस ट्रबल स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई ये जो सिचुएशन थी। जर्मनी हिट हार्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन। अब जर्मनी को बहुत ही ज्यादा हिट हुआ इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। बट सॉरी बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गया 40% ऑफ द 1929 का जो लेवल था उससे 40% और ज्यादा डाउन हो गया। वर्कर्स की जॉब चली गई,
वर्क पेड रिड्यूस वेजेस, और जो काम कर भी रहे थे उनके वेजेस को भी डाउन कर दिया गया, लो कर दिया गया, क्योंकि पैसे ही नहीं तो कहाँ से देंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड थे वो 6 मिलियन के अराउंड बढ़ गए थे। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विद पैलेस कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंगली टू डू एनी वर्क। अब आप जर्मनी की गलियों में ऐसे लोगों को देख सकते थे जो अपने गले में ऐसे कार्ड डालकर घूम रहे होते हैं और बोलते हैं मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कार्ड पहन पहन कर लोग गलियों में घूमा करते थे कि आप कुछ भी काम करवा सकते हो हमसे, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप सोच सकते हो जर्मनी के लोगों की क्या हालत हो गई थी। एम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन अ स्ट्रीट, कार्ड पहन पहन के वो रोडों के कॉर्नर पे, गलियों के कोने कोने पे बैठे रहते थे। डेस्परेटली क्वेड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक्सचेंज करते थे, पहले उसने करा फिर अब मैं, ऐसे करके वो एम्प्लॉयमेंट को मतलब काम को एक्सचेंज करते, दिन में किसी और ने, रात में किसी और ने। लो वेजेस पे भी काम करने के लिए वो रेडी थे कि कम पैसा दो बट एटलीस्ट काम दो, कुछ तो हमें मिले। तो ये सिचुएशन हो गई थी किसकी, जर्मनी की, आफ्टर जो ईयर ऑफ डिप्रेशन का आया था 1929 के अराउंड से। 28 तक तो चीजें थोड़ी बहुत ठीक थी, बट 1929 से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो देखिए और क्या चीजें हुई थी। As job disappeared, the youth took to control activities and total despair became common. जो जॉब थी, जॉब ऐसा लग रहा था डिसअपेयर हो गई है, मतलब खत्म हो चुकी है, अब किसी के लिए कोई भी काम नहीं बचा था उनके। हाँ, वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, चीजें डिसअपेयर होती हुई जा रही थी कंट्री से। क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल, लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी टेंशन में आ गए थे, बहुत ज्यादा डरने लग गए थे, क्योंकि जो भी सिचुएशन कंट्री की बनी थी उसकी वजह से। द मिडिल क्लास स्पेशली, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर इस टाइप की कभी भी कोई क्राइसिस वाली प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा ये फेस करना पड़ता है मिडिल क्लास को, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय, जो सैलरी एम्प्लॉय होते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती है, और जो थे काम भी नहीं था, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, एंड जो वेजेस थे वो भी लोगों के डाउन हो चुके थे। एंड पेंशनर, जिन लोगों को पेंशनर भी मिलती थी, अब मान लो आपकी पेंशन जो है वो 1000 आ रही है, अब जो गुड्स के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा राइज अप हो गए थे, मतलब जो भी पैसा उनका आ रहा था, जो भी इनकम उनकी आ रही थी, बच कुछ भी नहीं रहा था, सेविंग 1% भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो उनकी इनकम थी उससे ज्यादा तो उनके एक्सपेंस हो गए थे। So their saving diminished when the currency lost its value, जब करेंसी ने अपनी वैल्यू डाउन करी, जब उनकी करेंसी की जो वैल्यू थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और गुड्स जो थे उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, तो जो सेविंग थी वो 1% भी नहीं हो रही थी। एंड स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स suffered as their businessmen got ruined, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, रिटेलर्स थे, उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। These sections of society were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being reduced to their ranks of the working class or lost still unemployed। जो कुछ सेक्शन ऐसे थे सोसाइटी के जो इतने ज्यादा डर गए थे, ऐसा लग रहा था उनकी तो पूरी लाइफ ही खत्म हो चुकी है, एक मतलब एक टाइम खाना खाना भी ना लोगों का मुश्किल हो चुका था। फैमिली में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिसके पास वर्क हो, या फिर किसी की पेंशन आ रही हो, या कोई पहले ही ऐसा एम्प्लॉय रहा हो हाई क्लास की जिसका पैसा हो, तो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट, अब उनके पास कुछ भी नहीं बची थी, कुछ भी बचा ही नहीं था। बिग बिजनेसमैन वर ग्रेटली अफेक्टेड टू, ये तो स्मॉल बिजनेसमैन की बात थी, और बहुत बड़ा इफेक्ट जो बिग बिजनेसमैन थे उन पर भी पड़ा था, उनकी जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड विमेन, एक मास जो पीजेंट थे, जो पीजेंट्स थे, किसान जो थे, उनके एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि जब तक आप एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन या फैसिलिटीज का यूज नहीं करते आपको भी एक गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप नहीं मिलेगी। वुमेन्स जो थी अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, अपने बच्चों का पेट भरने में भी जो वुमेन्स थी वो अनेबल थी, मतलब इतना नहीं था कि वो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना भी खिला सके। वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ दिस अपेयर। तो ये सिचुएशन थी जर्मनी की आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद वीमर रिपब्लिक
जब आई उसके बाद की ये सारी सिचुएशन आप थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, वेमर रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई, तो वेमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सल साइन करी, जिसके में जो अलाइड पावर थी, अलाइड पावर ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी वेमर रिपब्लिक के सामने। अब मानना या ना मानना ऐसा उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो उनको मानना ही मानना था, जिसके चलते लोगों को लगा कि इन्होंने ऐसा किया है, इनकी गलती है, क्योंकि अगर ये ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में साइन नहीं करते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती जो भी हमने ये सिचुएशन के बारे में पढ़ा है। तो ये सिचुएशन, और साथ ही साथ वेमर रिपब्लिक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से उसको फॉर्म किया गया था उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिकल 28 था, वो अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। जब गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है, वर्क नहीं कर पा रही है, एक मिस्टेक तो वो थी, और सेकंड डिफेक्ट्स ये थे कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? जितनी भी हमने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ा, सब उसी का रीजन है। और देखो इतनी, और साथ ही साथ अमेरिका जो हेल्प कर भी रहा था अमेरिका की, साथ में उसका भी स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज हो गया, क्रैश हो गया पूरी तरीके से। तो अमेरिका की हालत जो सिचुएशन थी, अब खुद ही डाउन हो गई, तो वो जर्मनी की क्या हेल्प करेगा? एंड यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि जर्मनी ने क्या करा, जो उनके जो पैसे थे, मनी थे, उसको आंख बंद करके प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो जर्मनी की वैल्यू थी वो और ज्यादा डाउन हो गई, और प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अप हो गई थी। तो ये सिचुएशन थी किसकी? जर्मनी की, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस सिचुएशन के चलते एक कोई भी पर्सन ऐसा, डेमोक्रेसी को तो लोग पसंद नहीं करते थे, अगर वो कह देता ना कि डेमोक्रेसी आनी, उसको मार के भगाते। ये सिचुएशन थी जर्मनी के लोगों की कि डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको कूटो। तो जर्मनी के लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे थे, तो उनके सामने एक कोई भी पर्सन आएगा जो कहेगा कि इस पूरी सिचुएशन से मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या वो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, करेंगे। अब लोगों को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सके, तो वही इंसान बना आपका कौन? हिटलर। हिटलर रोज टू पावर। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कि हिटलर की जो पावर थी वो किस तरीके से स्टैब्लिश होती है। तो हिटलर आया और हिटलर ने लोगों को, हिटलर जो था वो एक बहुत ही गुड स्पीकर था, जो उसकी बात को सुन लेता था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, बहुत ही अच्छा स्पीकर था। तो लोगों को उसने अट्रैक्ट किया, अपनी बातों की तरफ मोटिवेट किया मीन्स, एंड साथ ही साथ वो लोग उसको सपोर्ट करने, उसने कहा कि मैं आपको इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूँ। अब सिंपल सी बात है, जो इस पूरी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की बात करे, क्या लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे? तो लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था? उनको इन सिचुएशन से बाहर आना था। उनको तो बस ये चाहिए था कि कोई एक ऐसा इंसान आए जो हमें इन सबसे छुटकारा दिला दे, जॉब मिल जाए, हमें खाना पीना खाने लगे, मतलब देश की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाए। तो इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हिटलर के आने के बाद जो जर्मनी थी, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन कैसी रही थी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।